रागिनी मणिपुर में अपने पति दिनेश के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। रागिनी का पति सारा दिन इधर उधर दोस्तों के साथ बैठकर शराब पीता रहता था। यही उसकी आदत बन चुकी थी। रागिनी इस बात से बहुत दुखी रहती थी। गरीबी की हालत में क्या खाए और क्या पहने, बस उसे इसी की चिंता सताती रहती थी। और दिनेश शराब के नशे में रागिनी को पीटता रहता था और साथ में भला बुरा भी कहता था। एक दिन दिनेश शराब के नशे में घर आता है। मुझे उधार के पैसे चुकाने के लिए मंगलसूत्र निकाल के दे, मैं उसे बेचकर उधार चुका दूंगा। सुनो जी, मेरे पास यही आखिरी शादी की निशानी बची हुई है। बाकी सभी चीजों को बेचकर आपने शराब में उड़ा दिया। अब मैं आपको ये मंगलसूत्र कैसे दे दूं? अच्छा, तो अब तू मुझसे जुबान चलाएगी हैं? अभी मैं तुझे बताता हूँ। ये कहकर दिनेश उसे बहुत मारता है। और उसके गले से मंगलसूत्र छीनकर उसे बेचने चला जाता है। रागिनी जोर जोर से रोने लगती है। बेचारी कर भी क्या सकती थी, वो तो पति को परमेश्वर मानती थी, इसलिए वो पति के सभी अत्याचार को चुपचाप सह लेती थी। फिर रात को रागिनी सारी रात दिनेश का इंतजार में जागकर काट देती है, पर दिनेश का कोई पता नहीं चलता और वो रात भर घर नहीं आता। रागिनी कई दिनों तक दिनेश को खोजती है, पर उसका कोई भी पता नहीं चल पाता। रागिनी बहुत परेशान हो जाती है और खूब रोती है। मेरे पति कहाँ चले गए? मैं उन्हें अकेले कहाँ ढूंढूं? इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन रागिनी कुछ सब्जियां लेने खेत में जाती है। बच्चे की रोने की आवाज आती है। अरे, ये किसका बच्चा रो रहा है? देखूं तो। रागिनी जब उस बच्चे को देखती है, ये तो एक नन्हा सा बच्चा है। ये बच्चा किसका है? किस निर्दयी ने अपने चांद से बच्चे को यहाँ छोड़ दिया? शायद ऊपर वाले ने मेरे लिए इस बच्चे को भेजा है। रागिनी उस बच्चे को अपने घर ले आती है और अपने बेटे जैसा प्यार देकर उसे पालने लगती है। उसका नाम दीपक रखती है। रागिनी दूसरों के घरों में काम करके अपने और अपने बेटे को पालती है। बहुत कठिनाइयों के बाद वो दीपक को बड़ा करती है और फिर कई वर्ष बीत जाते हैं। अब दीपक जवान हो जाता है। दीपक को वो कभी एहसास ही नहीं होने देती कि रागिनी उसकी असली माँ नहीं है। रागिनी उसकी शादी करने की सोचती है। क्यों ना मैं अपने बेटे की शादी कर दूं? मेरे घर बहू आएगी तो मुझे थोड़ा आराम मिल जाएगा। अब मुझसे कामकाज भी नहीं होता। और रागिनी अपने बेटे दीपक की शादी कर देती है। रागिनी बहुत खुश होती है। बेटा, अब मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारी शादी हो गई है तो तुम अपना घर संभाल सकते हो। अब मैं चैन से मर सकती हूँ। नहीं माँ, तुम ऐसा मत बोलो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। दीपक अपने कमरे में जाता है और अपनी पत्नी को समझाता है। देखो पिंकी, मेरी माँ ने मुझे बहुत दुख उठाकर मुझे पाला है। तुम उसका ध्यान रखना। उन्हें किसी भी बात का दुख नहीं होने देना। ठीक है जी। रागिनी बेटे की शादी के बाद धीरे धीरे दुखी रहने लगती है और साथ ही धीरे धीरे बीमार होने लगती है। दीपक सोचता है, जब से मेरी शादी हुई है तब से माँ बहुत दुखी और बहुत बीमार रहने लगी है। मुझे इसका कारण पता लगाना होगा। दीपक रोज सवेरे अपने काम पर जाने से पहले माँ के पास जाता है। माँ को देखकर पूछता है, माँ, तुम ठीक तो हो ना? तुम बहुत दुखी रहती हो आजकल। बेटा, मेरा छोड़ो तुम तो ठीक हो ना? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। कहीं पिंकी आपको तकलीफ तो नहीं देती है? नहीं बेटा, वह मेरा अच्छे से ख्याल रखती है। तुम परेशान ना हो, मैं ठीक हूँ। ठीक है माँ, मैं काम पर जा रहा हूँ। फिर दीपक काम पर चला जाता है। दीपक मन ही मन सोचता है, कहीं पिंकी माँ को तकलीफ तो नहीं देती है? पता नहीं, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा।
दरअसल जैसे जैसे शादी के दिन गुजरते गए वैसे वैसे पिंकी अपनी सास से नफरत करने लगी। जब दीपक घर पर होता तो वह अपनी सास से बहुत प्यार से बात करती थी। माँ जी, क्या मैं चाय बना के ला दूं? आपका दवा खाने का वक्त हो चुका है। नहीं बहू, मैं बना लूंगी। अरे क्यों माँ, जब पिंकी बना के ला रही है तो तुम क्यों जाओगी बनाने? जब दीपक घर पर नहीं होता तो पिंकी अपने सास के साथ नौकर जैसा व्यवहार करती थी और उसे पेट भर खाना भी नहीं देती थी, क्योंकि दीपक हमेशा अपने माँ के पास जाता रहता था। वह अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। वो हमेशा सिर्फ माँ ही माँ करता रहता था। ये देखकर पिंकी बहुत जलती थी। ये बुढ़िया ना होती तो कितना अच्छा होता ना। जाने बुढ़िया कब मरेगी, मेरे गले की हड्डी बनी हुई है। हे ईश्वर, उठा ले रे बाबा, उठा ले इसे। ये कहकर पिंकी अपने सास के पास जाती है और गुस्से में बोलती है, ए बुढ़िया उठ, दिन भर सिर्फ आराम करती रहती है। तुम्हारे पति ने घर में कोई नौकर नहीं रखा है। मेरे सर में दर्द है, जा जाकर किचन साफ कर और मेरे लिए एक अच्छी सी चाय बना कर ला। और खबरदार, जो 1 कप से ज्यादा चाय बनाई तो। ठीक है बहू। ये कहकर रागिनी चली जाती है। रागिनी कभी भी पिंकी के खराब बर्ताव के बारे में दीपक को नहीं बताती थी। वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से बेटा और बहू में झगड़ा हो। फिर एक दिन दीपक सोचता है, ना जाने माँ को क्या तकलीफ है, माँ दिन पर दिन बीमार होती जा रही है। फिर दीपक को एक उपाय सूझता है। वह माँ के कमरे में एक कैमरा लगा देता है और काम पर चला जाता है। दूसरे दिन जब दीपक उस कैमरे की रिकॉर्डिंग को देखता है, दीपक देखता है कि अरे ओ सासू माँ, उठो, चलो अपना काम करो। रागिनी उठने की बहुत कोशिश करती है और उस कोशिश के चक्कर में रागिनी बिस्तर से नीचे गिर जाती है। तभी पिंकी उससे कहती है, अरे बुढ़िया, ड्रामा मत कर, चल जल्दी से सारे कपड़े धोकर रखो और सारे बर्तन भी धो देना। मेरे लिए अच्छे से खाना बना दो। आज मेरी सहेलियां घर आने वाली है, किसी भी चीज में कमी नहीं होनी चाहिए, समझी? रागिनी किसी तरह उठकर खड़ी हो जाती है और काम करने लगती है। ये सब देखकर दीपक गुस्से से आग बबूला हो जाता है। पिंकी, पिंकी, इधर आओ। पिंकी वहाँ आ जाती है। दीपक उसे वीडियो दिखाता है और गुस्से में बोलता है, ये सब क्या है? मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया था कि मेरे लिए सब कुछ मेरी माँ है। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से इस तरह से बर्ताव करने की? दीपक उसी वक्त पिंकी को घर से बाहर निकाल देता है और अपनी माँ से माफी मांगता है और माँ का ख्याल खुद ही रखने लगता है।